5 सितंबर 1977 फ्लोरिडा के केप कैनावरल से एक टाइटन 3 रॉकेट आसमान को चीरते हुए ऊपर उठता है। उसके अंदर बैठा था एक छोटा सा स्पेस प्रोब वॉयेजर 1। उस वक्त के साइंटिस्ट ने इसे सिर्फ 5 साल के प्लैनेटरी मिशन के लिए भेजा था। उनका मकसद था जुपिटर और सैटर्न के रहस्य को समझना, पर वॉयेजर ने उनकी उम्मीदों को कुछ इस तरीके से पीछे छोड़ा कि आज लगभग 5 दशक बाद भी ये जिंदा हैं। आज के समय में वॉयेजर 1 अर्थ से 25 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा चुका है। ये हमारी धरती से सबसे दूर स्थित इंसानी वस्तु है। ये इतनी दूर है कि अगर हम यहाँ से लाइट की स्पीड पर कोई रेडियो कमांड भेजते हैं तो उसे वॉयेजर तक पहुँचने में लगभग 1 दिन लग जाएगा और उतना ही वक्त वहाँ से रिप्लाई आने में लगता है। बट टुडे वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट वॉयेजर्स पास्ट। हम इस वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि उसने जुपिटर पर क्या ढूंढा या सैटर्न के रिंग्स को कैसे स्कैन किया। आज हम चलेंगे ऐसी यात्रा पर जो ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं सोची होगी। इमेजिन कीजिए हम वक्त की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। हम कैलेंडर के साल बदलना शुरू करते हैं। 10,000 साल, 1 मिलियन साल, 1 बिलियन साल और आखिर में 10 ट्रिलियन साल। एक ऐसा दौर जब हमारी पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं होगा, जब हमारा प्यारा सन एक ठंडा मुर्दा व्हाइट ड्वार्फ बन चुका होगा और जब यूनिवर्स की आखिरी सितारे भी धीरे धीरे बुझ रहे होंगे। उस अंतिम अंधेरे और बेहद ठंडे यूनिवर्स में वॉयेजर 1 कहाँ होगा? उसका रूप कैसा होगा? क्या उसका सुनहरा तोहफा द गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लगेगा? आप देख रहे हैं एक कॉस्मिक डॉक्यूमेंट्री ऑन वॉयेजर्स फ्यूचर। अपने दिमाग को इस अनंत सफर के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि वॉयेजर 1 की आखिरी मंजिल आपके होश उड़ा देगी। फेज 1, द सनसेट ऑफ मशीनरी। क्या आप जानते हैं कि वॉयेजर 1 का दिमाग कितना पावरफुल है? इसके अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं वो सिर्फ 8000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। आपके हाथ में जो एक सस्ता सा स्मार्टफोन है वो इससे 14 बिलियन गुना ज्यादा फास्ट है। इसके पास कोई सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लैश मेमोरी नहीं है। ये अपना सारा डाटा एक पुराने डिजिटल मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर पर सेव करता है। इस प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के बावजूद इसका डिजाइन एक चमत्कार है। 1970s के इंजीनियर्स ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना हैवी इंसुलेशन दिया था कि ये जुपिटर की डेडली रेडिएशन बेल्ट को झेल गया और वही हैवी शील्डिंग आज इसे कॉस्मिक रेज और इंटरस्टेलर मीडियम की हाई एनर्जी पार्टिकल से बचा रही है। साल 2017 में नासा ने एक ऐसी चीज की जिसने सबको हैरान कर दिया। वॉयेजर के रेगुलर थ्रस्टर्स कमजोर पड़ रहे थे, तो इंजीनियर्स ने 37 साल से बंद पड़े ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर थ्रस्टर्स को फायर किया और उन्होंने परफेक्ट काम किया। इससे ये साबित होता है कि ये मशीन बनने के लिए नहीं बनी, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। वॉयेजर के पास कोई सोलर पैनल नहीं है, क्योंकि डीप स्पेस में सन की धूप किसी तैरते हुए सितारे जैसी दिखती है। इसे चलाता है इसका रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अंदर प्लूटोनियम 238 डाइऑक्साइड की 24 प्रेस स्फीयर्स हैं। जब ये प्लूटोनियम नेचुरली डिके होता है तो इससे बहुत हैवी हीट निकलती है, जिसे थर्मोकपल्स इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। प्लूटोनियम 238 की लाइफ 87.7 ईयर्स होती है। इसका मतलब हर साल इसकी हीट कम हो रही है और ऊपर से इसके थर्मो कैप्सूल्स भी पुराने होकर खराब हो रही हैं। हर साल वॉयेजर की पावर लगभग 4 वॉट से गिर जाती है। वहीं नासा के इंजीनियर्स एक बहुत दुखदाई कोशिश कर रहे हैं स्पेसक्राफ्ट को जिंदा रखने के लिए। उसके एक एक इंस्ट्रूमेंट को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। 2007 में प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट को बंद किया गया। 2025 और 2026 में कॉस्मिक रे सब सिस्टम और एनर्जी चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हमेशा के लिए ले ऑफ कर दिया गया, ताकि पावर को सेव किया जा सके। आज के समय में सिर्फ मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा वेव सब सिस्टम ही थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। लगभग साल 2030 से 2036 के बीच वॉयेजर की पावर उस थ्रेशोल्ड से नीचे चली जाएगी जहां वो अपने ट्रांसमीटर्स को चला सके। इसका मेन एंटीना जो हमेशा अर्थ की तरफ फेस करता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। एक आखिरी धीमा सा रेडियो वेव सिग्नल अर्थ के डीप स्पेस नेटवर्क के टेलीस्कोप तक पहुंचेगा, जो शायद कह रहा होगा गुड बाय क्रिएटर्स। उसके बाद वॉयेजर 1 हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा। हम उसे कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, पर वो चलता रहेगा। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हीलियोस्फीयर क्रॉस करते ही सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। रियल बाउंड्री अभी बहुत दूर है। वॉयेजर 1 अभी लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। इस स्पीड पर भी उसे ऑड क्लाउड के शुरुआती किनारे तक पहुंचने में कम से कम 300 साल लगेंगे। ऑड क्लाउड इतना बड़ा है कि इसको पूरी तरीके से क्रॉस करने में वॉयेजर को 30,000 साल का लंबा समय लगेगा। ये वो जगह है जहाँ ट्रिलियंस ऑफ आइसी कॉमेट्स और रॉक्स हमारे सन के बहुत धीमे ग्रेविटेशनल पुल के चक्कर काट रही हैं। यहाँ पर स्पेस इतना खाली है कि वॉयेजर किसी भी आइस बॉल से नहीं टकराएगा। वो बस एक खामोश भूत की तरह इस बर्फीली दीवार को पार कर जाएगा। फेज 2, स्टेलर घोस्ट एंड गैलेक्टिक डस्ट।
सन के ग्रेविटेशनल वेब से पूरी तरीके से आजाद होने के बाद वॉयेजर 1 कॉन्स्टेलेशन ओपिकोस की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर साल 40,272 में वॉयेजर एक अनजान और गुमनाम सितारे के पास से गुजरेगा। इस स्टार का नाम है AC+793888, जिसे हम ग्लीस 445 के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार है जो कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर में स्थित है। इंटरेस्टिंगली ये स्टार खुद हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वॉयेजर 1 स्टार के बिल्कुल पास से नहीं निकलेगा। इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी लगभग 1.6 to 1.7 लाइट ईयर्स होगी। अगर हम लाइट ईयर्स में सोचें तो ये बहुत दूर लगता है, पर इंटरस्टेलर स्केल पर ये बहुत क्लोज कॉल है। ग्लीस 445 की ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो वॉयेजर को अपनी तरफ खींच सके। वॉयेजर की वेलोसिटी उसके एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो एक हाइपरबोलिक कर्व बनाते हुए उसके ग्रेविटेशनल जोन से बाहर निकल जाएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। लेकिन क्या इस लॉन्ग जर्नी में वॉयेजर बिल्कुल सेफ रहेगा? इंटरस्टेलर स्पेस देखने में बिल्कुल खाली लगता है, पर वहाँ एक छुपा हुआ दुश्मन है, द इंटरस्टेलर मीडियम। इस वैक्यूम में हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग एक हाइड्रोजन एटम और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोमीटेरॉइड्स कहते हैं। जब वॉयेजर 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इन पार्टिकल से टकराएगा तो हर एक छोटा एटम एक माइक्रो बुलेट की तरह बिहेव करेगा। ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगातार चलने वाली एक कॉस्मिक सैंड ब्लास्टिंग वॉयेजर के मेन वाइट पैराबोलिक हाई गेन एंटीना को धीरे धीरे इरोड करने लगेगी। इस एक्सट्रीम इरोजन के बावजूद वॉयेजर के साइड में लगा एल्युमिनियम बस और उसके अंदर छुपा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सेफ रहेगा। और जो सबसे मेन चीज है, द गोल्डन रिकॉर्ड, उस पर एक स्पेशल एल्युमिनियम जैकेट चढ़ी हुई है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड यूरेनियम 238 से कोटेड है। ये जैकेट इसे इस डस्ट डिग्रेडेशन से सेफ रखेगी। फेज 3, द क्लॉक ऑफ स्टार्स। अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंसानी कैलेंडर के सारे नंबर छोटे पड़ने लगेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके हैं। धरती पर अगर इंसान बचे भी होंगे तो उनका रूप पूरी तरीके से बदल चुका होगा। पर वॉयेजर 1 अब हमारे सोलर सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं रहा। इट हैज बिकम अ सिटीजन ऑफ मिल्की वे। वॉयेजर 1 अब हमारी गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। हमारी मिल्की वे का एक चक्कर लगभग 250 मिलियन साल में पूरा होता है। अगले 4 बिलियन साल में वॉयेजर 1 हमारी गैलेक्सी के कम से कम 15 से 20 पूरे चक्कर काट चुका होगा। वो मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स के साथ साथ तैर रहा है, बिल्कुल हमारे सन की तरह। पर क्योंकि इसकी वेलोसिटी सन से थोड़ी अलग है, ये धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम से दूर गैलेक्टिक नेबरहुड में हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर इस दौरान कोई एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 को ढूंढ लेती है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कब भेजा गया था? साइंटिस्ट ने इसका इंतजाम 1977 में ही कर दिया था। गोल्डन रिकॉर्ड के कवर पर यूरेनियम 238 का एक छोटा सा सैंपल लगाया गया है। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ लगभग 4.468 बिलियन ईयर्स होती है। जब भी कोई एलियन साइंटिस्ट इस यूरेनियम के डिके रेशो को मेजर करेगा, उसे एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च हुए कितने बिलियन साल हो चुके हैं। ये इंसानियत का एक फुल प्रूफ सिग्नेचर है। लगभग 4 से 4.5 बिलियन साल बाद यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा कोलिजन होने वाला है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो आपस में टकरा जाएगी। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं होगा जहां दो पत्थर टकराते हैं। सितारे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे क्योंकि उनके बीच का स्पेस बहुत बड़ा है, पर दोनों गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को पूरी तरीके से मूव कर देंगे। इस महातांडव में जब बिलियंस ऑफ स्टार्स की ग्रेविटी आपस में टकराएगी तो हमारी वॉयेजर 1 का क्या होगा? स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कहते हैं कि एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल टाइड्स के चलते वॉयेजर को एक ऐसा वॉयलेंट ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट मिल सकता है जो उसे हमारी नई बन रही कंबाइंड गैलेक्सी मिल्कोमीडा से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। वॉयेजर अब किसी गैलेक्सी का हिस्सा नहीं होगा, वो दो गैलेक्सी के बीच के उस अंधेरे वैक्यूम में एंटर करेगा जिसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहते हैं, जहां दूर दूर तक मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक सिर्फ एक खाली सुनसान स्पेस होता है। फेज 4, द लोनलीस्ट जर्नी। 5 बिलियन साल से लेकर 100 बिलियन साल के बीच का जो समय है वो वॉयेजर के लिए सबसे शांत पर सबसे खौफनाक होगा। अगर वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में चला जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा, लगभग -270.42 डिग्री सेल्सियस। ये जगह वॉयेजर के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाएगी क्योंकि इंटरगैलेक्टिक स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स ना के बराबर होते हैं, इसीलिए वॉयेजर पर होने वाला मैकेनिकल इरोजन पूरी तरीके से रुक जाएगा। वॉयेजर अब एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल बन चुका है
इसके अंदर का सिलिकॉन स्ट्रक्चर, इसका गोल्डन रिकॉर्ड और इसकी टाइटेनियम जैसी सब कुछ वक्त के एक फ्रीज फ्रेम में कैद हो चुका होगा। अगर कोई चीज वॉयेजर को डिस्ट्रॉय नहीं करती तो ये ट्रिलियन साल तक बिल्कुल ऐसा ही रह सकता है। लेकिन इस दौरान यूनिवर्स का अपना स्ट्रक्चर बदल रहा होगा। डार्क एनर्जी के चलते हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और ये एक्सपेंशन नॉर्मल नहीं, ये एक्सेलरेटेड है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। 100 बिलियन साल तक पहुंचते पहुंचते एक्सपेंशन की स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि मिल्कोमेडा गैलेक्सीज के बाहर जो भी दूसरी गैलेक्सीज हैं वो सब हमारे कॉस्मोलॉजिकल होराइजन से बाहर निकल जाएंगी और उनकी लाइट कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर कोई उस वक्त देखने वाला होता तो उसे आसमान में सिर्फ और सिर्फ अकेली गैलेक्सी दिखती, मिल्कोमेडा। बाकी पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल खाली और अंधेरा दिखता। इस महा अकेलेपन में वॉयेजर 1 आगे बढ़ता रहेगा। फेज 5, द फेडिंग ऑफ द कॉस्मिक एम्बर्स। अब हम एंटर कर रहे हैं यूनिवर्स के सबसे दुखदाई दौर में, द एंड ऑफ द स्टेलिफेरस एरा। ये वो दौर है जहाँ सितारों के पास नए सितारे बनाने के लिए गैस और फ्यूल खत्म हो चुका है। जो गैस क्लाउड कभी हजारों नए तारों को जन्म देते थे वो अब ठंडे और खाली हो चुके हैं। गैलेक्सीज के पास नए स्टार्स बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं बची है। बड़े सितारे जैसे हमारा सन कब के मर मिट चुके होंगे। अब इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ रेड ड्वार्फ स्टार बचे हैं। ये सितारे हमारे सन से बहुत छोटे होते हैं और अपना फ्यूल इतनी धीरे जलाते हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ साल तक जिंदा रह सके। पर इनकी रोशनी इतनी धीमी होती है कि ये पूरे स्पेस को रोशन नहीं कर पाते। हर तरफ एक धीमी लाल रोशनी तैर रही होती है। हालांकि वॉयेजर सेफ है, पर ट्रिलियंस ऑफ साल का समय बहुत बड़ा होता है। पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और डार्क मेटल के पार्टिकल्स लगातार वॉयेजर के एटम से इंटरेक्ट कर रही हैं। इतने लंबे समय तक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रहने के कारण वॉयेजर के कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बदल चुके होंगे। इसका मेटल कांच की तरह कमजोर हो चुका होगा। अगर इस पॉइंट पर छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी हाई स्पीड पर टकरा जाए तो वॉयेजर वो झेल नहीं पाएगा। वो कांच की तरह बिखर सकता है, पर अगर वैक्यूम परफेक्ट है तो वो अभी भी एक खामोश भूत की तरह तैरता रहेगा। फेज 6, द फाइनल डेस्टिनेशन, 10 ट्रिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ। और अब हम अपनी जर्नी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां आपने मुझसे चलने को कहा था, 10 ट्रिलियन ईयर्स इन द फ्यूचर। इस टाइमलाइन पर आकर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां आज के समय से 700 गुना ज्यादा वक्त बीत चुका है। यूनिवर्स के आखिरी रेड ड्वार्फ स्टार्स भी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। ये सितारे अब हाइड्रोजन खत्म करके हीलियम और आयरन के ठंडे गोलों में बदल रहे हैं, जिन्हें हम ब्लैक ड्वार्फ्स कहते हैं। मुर्दा सितारे जो ना ही रोशनी देते हैं और ना ही हीट। तो इस अंतिम दौर में हमारे वॉयेजर 1 की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? इसके 2 अल्टीमेट सिनेरियो हो सकते हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स पर बेस्ड हैं। सिनेरियो ए, द कोल्ड गैलेक्टिक एंकर। अगर वॉयेजर 1 मिल्कोमेडा गैलेक्सी से बाहर नहीं फेंका गया तो 10 ट्रिलियन साल में गैलेक्टिक ग्रेविटी उसे धीरे धीरे खींचकर गैलेक्सी के सबसे घने एरिया में ले जाएगी। इस समय तक गैलेक्सी एक कब्रिस्तान बन चुकी है जो ब्लैक होल्स और डेड व्हाइट ड्वार्फ से भरी पड़ी है। वॉयेजर 1 किसी ठंडे अंधेरे ब्लैक ड्वार्फ सितारे की ग्रेविटेशनल ट्रैप में फंस चुका होगा। वो बिना किसी सिग्नल के एक मुर्दा प्लेनेट की तरह उस डेड सितारे के चक्कर लगा रहा होगा। ये एक ऐसी जगह होगी जहां ना कभी सुबह होगी और ना कभी धूप आएगी। एक डेड मशीन हमेशा के लिए एक डेड स्टार का चक्कर काट रही है। सिनेरियो बी, द इन्फिनाइट इंटरगैलेक्टिक नोमैड। और अगर वॉयेजर गैलेक्सी से बाहर निकल गया तो 10 ट्रिलियन साल बाद उसकी डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं होगी। वो एक ऐसे इंटरगैलेक्टिक वर्ल्ड में होगा जहाँ से अगर आप आसमान में देखेंगे तो आपको एक भी सितारे दिखाई नहीं देंगे। होगा तो सिर्फ एब्सोल्यूट प्योर इन्फिनाइट ब्लैकनेस। वॉयेजर की डेस्टिनेशन अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि स्पेस का अनंत खालीपन बन चुका होगा। वो चलता रहेगा पर उसके आसपास बदलने के लिए कुछ नहीं होगा। फेज 7, डीप केमिस्ट्री, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ वॉयेजर। चलिए थोड़ा साइंटिफिक होकर सोचते हैं। 10 ट्रिलियन साल बाद फिजिकल लेवल पर वॉयेजर के अंदर क्या बचा होगा? क्या उसकी चीजों का फिजिकल स्टेट वही होगा जो 1977 में था? इसके आरटीजी के अंदर जो प्लूटोनियम 238 था वो कब का पूरी तरीके से डीके होकर लीड 206 बन चुका होगा। इस वक्त उसका रेडियो एक्टिव दिल अब बिल्कुल ठंडा और हार्मलेस शीशे का टुकड़ा है। इसके सिलिकॉन चिप्स और कॉपर वायर्स के अंदर के एटम थर्मल फ्लक्चुएशन और क्वांटम टनलिंग के चलते अपनी जगह से हिल चुके होंगे। इसके कंप्यूटर सब कंप्यूटर नहीं रहे, वो बस सिलिकॉन और कार्बन का एक सॉलिड ब्लॉक बन चुके हैं।
सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसका गोल्डन रिकॉर्ड अभी भी सबसे बेस्ट कंडीशन में होगा। गोल्ड एक केमिकली इनर्ट मेटल है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर उसे कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं मिला तो 10 ट्रिलियन साल बाद भी उस रिकॉर्ड पर बनी ग्रूव्स जिनमें इंसानियत का म्यूजिक छुपा है वो सेफ होंगी। पर अब इस यूनिवर्स में उस पूरे म्यूजिक को सुनने वाला कोई कान नहीं बचा। फेज 8 बियॉन्ड 10 ट्रिलियन ईयर्स। लेकिन क्या वॉयेजर का ये सफर 10 ट्रिलियन साल बाद रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम फिजिक्स की रेगुलेटरी लिमिट्स को आगे बढ़ाएं तो वॉयेजर का एक ऐसा अंजाम होता है जो हमें अंदर तक झंझोड़ देगा। थ्योरेटिकल फिजिक्स के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट में से एक है प्रोटॉन डीके। अगर ये थ्योरी सच है तो इस यूनिवर्स में कोई भी सॉलिड मैटर हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज हम जिस प्रोटॉन से बने हैं, चाहे वो वॉयेजर का आयरन हो या गोल्ड, वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं है। लगभग 10 ट्रिलियन साल बाद हर एक एटम का प्रोटॉन धीरे धीरे डीके होकर पॉजिट्रॉन्स और पायोन्स में बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 10 ट्रिलियन साल के बहुत बाद वॉयेजर 1 के अंदर से एक एक एटम धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। पहले इसका एंटीना गायब होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर और आखिर में इसका गोल्डन रिकॉर्ड। इंसानियत की आखिरी निशानी बिना किसी ब्लास्ट के, बिना किसी आवाज के, बस वैक्यूम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनकर इवेपोरेट हो चुकी होगी। वॉयेजर अब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो पूरे यूनिवर्स में एक बिखरा हुआ रेडिएशन बन जाएगा। और अगर प्रोटॉन डीके सच नहीं है तो यूनिवर्स का अंजाम और भी ज्यादा अजीब होगा। अगर प्रोटॉन्स डीके नहीं होते तो क्वांटम टनलिंग के चलते बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में यूनिवर्स का हर एक एटम सबसे स्टेबल एलिमेंट में बदल जाता है, जो है आयरन 56। इस सिनेरियो में वॉयेजर 1 का गोल्ड, कॉपर और प्लास्टिक सब कुछ बदलकर धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉयेजर एक प्योर आयरन का स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट बन जाएगा जो तब तक चलेगा जब तक कि ब्लैक होल्स पूरे यूनिवर्स को निकल नहीं जाते। दोस्तों, वॉयेजर 1 की ये 10 ट्रिलियन साल की यात्रा देखने में बेहद अंधेरी, अकेली और डिप्रेसिंग लगती है। ये हमें दिखाती है कि यूनिवर्स में हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है, चाहे वो हमारा सन हो, हमारी गैलेक्सी हो या मैटर खुद हो। वॉयेजर 1 हमारी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी होप का मॉन्यूमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि हम भले ही इस मिट्टी में मिल जाएं, पर हमारी बनाई हुई एक निशानी इस यूनिवर्स के आखिरी अंधेरे तक इंसानियत का पैगाम लेकर चलती रहेगी। जब तक इस ब्रह्मांड में एक भी एटम बचा है, तब तक हमारा ये मुसाफिर स्पेस के अनंत रास्तों पर चलता रहेगा, एक ऐसी सिविलाइजेशन की दास्तां सुनाते हुए जिसे कभी प्लेनेट अर्थ कहा जाता था। आपको क्या लगता है, क्या 10 ट्रिलियन साल के इस लंबे सफर में वॉयेजर 1 को कोई एलियन सिविलाइजेशन मिलेगी जो उसे इस अनंत मौत से बचा सके? अपने दिमाग के विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये डीप स्पेस डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली माइंड बेंडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप एट द स्टार्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।